तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गायने ऑब्स और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के ऊपर है। तो सबसे पहले है हमारा जिसमें जो डिजीज है वो है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया बेसिकली एक मेडिकल टर्म है जिसको कि हम जब यूज करते हैं जब किसी को जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन जो होता है बहुत ही पेनफुल होता है। तो उसमें जो उसको नॉर्मली जिनको भी पीरियड्स जो महिलाओं को होते हैं, जरूरी नहीं कि उनको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन अगर इतना ज्यादा दर्द हो कि वो अपने घरेलू काम या जो डेली रूटीन का उनका काम है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम डिस्मेनोरिया की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि हमारा यूट्रस जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें मसल है, जब कॉन्ट्रेक्शन ऑब्वियसली होता ही है इस टाइम पर, तो वो बहुत ज्यादा होती है कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि उसको असहनीय दर्द होता है। तो इसको हम डिस्मेनोरिया की श्रेणी में रखते हैं। उसके साथ साथ हो सकता है उसको पीरियड्स इरेगुलर भी हो या बहुत हैवी ब्लीडिंग भी होती है। तो दो तरह के जो है हम डिस्मेनोरिया हम देखते हैं, एक प्राइमरी कहते हैं, एक सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी ये अक्सर जो होता रहता है, जो रिकरेंट पेन मतलब इसको हम कहते रहते हैं, होता रहता है। यूजुअली ये पीरियड स्टार्ट होने से पहले शुरू हो जाता है, 1 या 2 दिन पहले, जिसमें कि उसको अनइजीनेस शुरू हो जाती है। उसको लोअर बैक एक में या लोअर एब्डोमेन में पेन शुरू हो जाएगा, जो माइल्ड से होता होता सिवियर हो जाता है। तो बैक में लोअर बैक में, उसके थाइस तक, लोअर एब्डोमेन में, है ना। और जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ये अपने आप जो है चला जाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड डे के बाद ये यूजुअली चला जाता है। और इसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि उसको उल्टी का मन होना, नौजिया जिसे हम कहते हैं, या वॉमिटिंग भी हो जाती है, साथ में डायरिया वगैरह भी हो जाता है, बहुत ही वीकनेस, लिथार्जी, फटीक उसको लग रहा होता है। एक होता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी वाला में वो मतलब किसी डिजीज की वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है। डिजीज मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई उसको डिजीज डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी वजह से ये जो डिस्मेनोरिया होता है उसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। दोनों ही ट्रीटेबल है। पहले वाले में भी हम उसको ठीक करा सकते हैं, जो हम एडवाइस करते हैं उसके से वो ठीक हो जाता है। और सेकेंडरी वाला यूजुअली जब जो भी उसका डिजीज डिटेक्ट होता है उसको ट्रीट कराते हैं तो वो भी ठीक हमारा हो जाता है। ये जब तक अगर वो डिजीज ट्रीट नहीं होगा ना तो ये ठीक नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें लेकिन यूजुअली हमें वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया वाले सिम्टम्स भी होते हैं, उसमें सिर्फ पेन वाला ही सिम्टम हमें आता है। अब कारण क्या है? कारण क्या होता है कि जब पीरियड्स के टाइम पर जब हमारा ईस्ट्रोजन रिलीज होता है तो हमारा यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन का कारण होता है हमारा एक केमिकल रिलीज होता है जो कि होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही कई बार ये ज्यादा मात्रा में भी रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन शुरू भी हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा जो कारण था हमने देखा था कि वो किसी डिजीज के कारण था, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, है ना। तो वो डिजीज क्या होंगे? वो हमारे यूट्रस के उसमें कुछ हो सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, जो उसकी लाइनिंग होती है यूट्रस की, 3 मसल्स की लाइनिंग जो होती है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, कोई गांठ हो गई है, कोई उसमें जैसे कि एडिनोमाइसिस, हम कोई उसमें गांठ किसी तरह की हो गई है, या फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, रसौली हम कहते हैं, नॉन कैंसरस जो गांठ होती है ना वो, या उसके पेल्विक एरिया में कोई इन्फेक्शन हो गया है, पेल्विक एरिया का इन्फेक्शन, हम उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है। और फिर होता है कि जो यूट्रस है उसकी जो ओपनिंग होती है, जो कि सर्विक्स होता है, यूट्रस के माउथ को हम सर्विक्स बोलते हैं, उसमें उसका मुंह ही बहुत छोटा होता है, जो कि हम सर्वाइकल स्टेनोसिस भी बोलते हैं। तो ये इस तरह के कुछ बीमारियों के कारण भी ऐसा हो सकता है। सिम्टम्स यूजुअली पेन का ही होता है। पेन एब्डोमन, जो कि आपको एब्डोमन में फील होगा कि बहुत भारीपन है, और ये दर्द जो है आपका जो है नीचे थाइस तक चला जाता है, पीठ के निचले हिस्से में, हिप्स तक, ये आपका इस तरह से दर्द जो होता है पूरे में फैल जाता है। अब योग में हम इसके लिए क्या करेंगे? तो योग में इसके लिए हम षटकर्मा में जो है कि जल नेति, ठीक है, कुंजल कुंजल, लेकिन अगर उसको पीरियड्स हो रहे हो तब हम उस समय नहीं कराएंगे।
उसमें जब वो नॉर्मल जो बाकी दिन होते हैं आप तब करा सकते हो। और हम लघु शन प्रक्षालन का भी उनको अभ्यास बताएंगे, ताकि शरीर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के मल इकट्ठे हो तो वो अवरोध ना करे, मलों का त्याग हो जाए। तो इसमें हम वस्ती नहीं लिखा है, वस्ती भी हम उनको करा सकते हैं, ठीक है। परंतु जब उनके पीरियड्स हो रहे हो या जब भी वो पेनफुल स्टेज में हो, तब हमें उनको इस तरह के अभ्यास नहीं कराने हो। उस समय सिर्फ उनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स करवाते हैं। आसन में हम उनके पेल्विक एरिया के ऊपर जो इफेक्ट आएगा उसके ऊपर ऑब्वियसली हम ध्यान देंगे, जैसे कि वज्रासन है, शशकासन है, व्याघ्रासन है, भद्रासन है ना। और सूर्य नमस्कार तो है ही श्रेष्ठ, क्योंकि सूर्य नमस्कार हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हमारे हार्मोन्स का जो स्राव प्रॉपर हो, तो बाकी हमारे जो भी एक्टिविटी बाकी ऑर्गन्स की अच्छी होगी। तो सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभकारी है। परंतु पीरियड्स के टाइम पर जब ब्लीडिंग ज्यादा हो, तब हमें कुछ भी इस तरह से नहीं कराना, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन वाला ही हमें कराना है। प्राणायाम जो है हमारे इसमें जो हम कराएंगे, नाड़ी शोधन, पहले नाड़ियों की शुद्धि कराते हुए फिर हम जो कराएंगे उज्जयी है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है। भस्त्रिका भी अगर जब पीरियड्स होंगे नहीं बिल्कुल कराना है, क्योंकि इससे थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर राइज हो सकता है, ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही होगी तो वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम उज्जयी और भ्रामरी हम जरूर ड्यूरिंग पीरियड्स भी करा सकते हैं। मुद्रा और बंध का अभ्यास भी बहुत ही लाभकारी रहता है, जैसे कि विपरीत करनी और पाशिनी जो हमारी मुद्राएं होती हैं। योग मुद्रा भी, क्योंकि हमारे पेल्विक एरिया के ऊपर बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। अश्वनी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा वैसे कहाँ इफेक्ट करती है, कौन बताएंगे? मूलबंध, एनस एरिया। मूल बंध यूट्रस नहीं हम भी करेंगे, नहीं यूट्रस। देखो हाँ, अब ये तीनों चीजें आप समझोगे, यूट्रस, हमारा एनल एरिया और हमारा पेरिनियम एरिया, ठीक है। ये तीन हमारे बॉडी के जो है पार्ट्स है, एक तरह से आप समझोगे। तो यूट्रस की जो हमारी जो ओपनिंग है, और फीमेल्स में हमारी जो यूरेथ्रा की ओपनिंग, जो कि हमारा जो यूरिन आता है उसकी ओपनिंग भी अलग होती है। तीन ओपनिंग होती है फीमेल्स में, यूरेथ्रा की, यूट्रस की जो आके हमारा वेजाइना से ओपनिंग होती है, और एनस की, ठीक है। और मेल्स में दो ही होती है। मेल्स में जो उनका यूरेथ्रा जो यूरिन का होता है, जो यूरेथ्रा, और उनका जो रिप्रोडक्टिव का जो पार्ट होता है वो एक ही होता है, ठीक है, और उनका एनस का, ओके। तो फीमेल्स में जो हमारा अब हम देखेंगे यूरेथ्रा के, यूरेथ्रा को आप रहने दो, आप उस पे करोगे यूट्रस के लिए। तो यूट्रस के लिए हम कौन सी मुद्रा करेंगे? मैम अश्विनी मुद्रा में थोड़ा उल्टा ही होता है ना यूट्रस का, जैसे प्रॉपर जो पैर फोल्ड करके हम करते हैं उसे। हाँ, वो तो एक टेक्निक की बात अलग है, लेकिन आप किस एरिया के ऊपर इफेक्टिव करोगे? यूट्रस के लिए कौन सी मुद्रा अच्छी रहेगी? मैम विपरीत करनी और जैसे आपने बोला। हाँ, वो उनको छोड़ के अब आप मुझे इनमें बताओगे, अश्वनी में, सहजौली में, योनि, और योनि मुद्रा मैम, योनि मुद्रा। हाँ, योनि मुद्रा हाथों से करोगे, लेकिन ये जो हमारी जो हमारी पेल्विक एरिया के ऊपर होती है, ये बताओ मुझे। मैम सहज योग मुद्रा मैम, योग मुद्रा 1 and मैं 2। बॉडी के लिए नहीं बात कर रही हूँ, ये आप बॉडी और हाथ की मुद्रा नहीं करो, ठीक है। आप पेल्विक एरिया के ऊपर उस बॉडी पार्ट पे कौन सी मुद्रा करोगे? उद्यान बंद, उद्यान बंद। उद्यान बंद कहाँ? उद्यान बंद कहाँ करते अश्वनी हो आप? मुद्रा मैम, रुको अश्वनी मुद्रा में। एक मिनट, कहाँ है आप? मैम वज्रोली मुद्रा आएगी। मूलबंध। मैम वज्रोली मुद्रा आएगी। इसे स्टॉप करूंगी मैं, ठीक है। अगर कुछ रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। इज इट ओके? आवाज आ रही है और दिखाई दे रहा है सभी को? यस मैम। ओके। तो मीनोपॉज में यही जब हमारे पीरियड्स हमारी लाइफ में जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी फर्टिलिटी लाइफ को, हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ को। तो जब ये पीरियड्स फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होते हैं किसी भी जो फीमेल की लाइफ में, तो जब फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट होते हैं वो हमारी एक प्यूबर्टी एज होती है। तो फर्स्ट पीरियड्स को हम जो स्टार्ट होने की उसको बोलते हैं मिनार के। लेकिन फिर धीरे धीरे ये एग्स जो है हमारे शरीर में जो है ये खत्म हो जाते हैं, इनका ये मैच्योर नहीं होते हैं। तो वो हमारी जो है एंड ऑफ द फर्टाइल लाइफ होता है। तो उस फेज को हम बोलते हैं मीनोपॉज।
मीनोपॉज हमारी लाइफ में वो टाइम होता है कि जब हमारे पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। क्यों स्टॉप होते हैं? बिकॉज वो जो एग का जो मेच्योरिटी है वो बननी बंद हो जाती है। जब एग मेच्योर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें पीरियड्स भी नहीं होंगे, क्योंकि वो एग किसके लिए काम आते हैं? वो एग्स आते हैं फर्टिलाइजेशन में काम। जब वो एग फर्टाइल नहीं होता है, क्योंकि हर बार तो एग फर्टाइल नहीं होगा ना, तो वो पीरियड्स हमारे शरीर से बाहर निकल आता है। वो हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो मीनोपॉज की जो एज होती है ये एक्चुअली हमारी एक नॉर्मल फिनोमिना है, बॉडी का एक हमारा पार्ट है एजिंग का भी। और इससे ये पता चलता है कि अब हमारा जो फर्टाइल टाइम है, रिप्रोडक्टिव लाइफ है, उसका अब वो समाप्त होती है। और यूजुअली ये जो होती है लेट 40 से अर्ली 50s में, वैसे 45 टू 55 का टाइम पीरियड हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे हार्मोन्स बनने जो होते हैं कम हो जाते हैं ओवरी से, स्पेशली ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हमारी, मैंने आपको जब बताया था, एग की मेच्योरिटी में ज्यादा हेल्प करता है। जब एग वो बनना बंद हो जाता है तो एग मेच्योर नहीं होते हैं, या कुछ और कारणों से भी हो सकता है। अगर किसी की जो है बच्चेदानी ही निकाल दी गई हो, हिस्टेक्टमी होती हो, है ना, या किसी को कुछ इस तरह की रेडिएशंस या कोई मेडिसिन चल रही हो जिसकी वजह से भी हमारे ये हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं। तो एक नेचुरल फिनोमिना है, और इसको हम 3 स्टेजेस में हम देखते हैं कि पेरीमीनोपॉज, एक मीनोपॉज, एक पोस्ट मीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज जो कि मीनोपॉज से पहले की स्टेज होती है, और मतलब ये कई बारी जो है कुछ लोगों को जल्दी भी हो जाती है। और मीनोपॉज का जो स्टेट होती है, और फिर उसके बाद की जो कंडीशन होती है पोस्ट मीनोपॉज। तो क्या सिम्टम्स होते हैं अगर प्री मीनोपॉजल और मीनोपॉजल में, मतलब मीनोपॉज की स्टेज से ही थोड़े दिन पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले आपके पीरियड्स इरेगुलर, सॉरी आज कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली। जस्ट अ सेकंड। पीरियड्स जो है रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं, वजाइना में जो है ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उनके ना टेम्परेचर का बड़ा उनका वेरिएबिलिटी हो जाती है। कई बार बहुत ही पसीने पसीने आएंगे, गर्मी बहुत लगेगी, हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं। कई बार ठंड बहुत लगेगी और पसीने पसीने आने शुरू हो जाएंगे, एकदम से लगेगा खिड़की दरवाजे खोल दो, घबराहट हो रही ही है ना। इस तरह के उनको कपड़े बड़े लूज लूज वो चाहिए कि नहीं मुझसे जो है गर्मी हो रही। कई बार इतनी ठंड लगेगी कि ठंड पे 3-4 कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। नींद प्रॉपर नहीं आएगी, उनको नींद की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और मूड चेंजेस सबसे ज्यादा आपको वो बड़ी ही लगेंगी कि इरिटेबिलिटी हो रही है उनका, टिपिकल कि भाई नहीं ये भी नहीं। एक्चुअली वो जो एज होती है टिपिकल, अगर आपको एग्जांपल देके समझाए तो वो सास बनने की उसमें होती है। तो सबको ना एक इमेज बना दी खड़ूस सास है, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है कि उस एज पे जो सबकी मीनोपॉज की स्थिति हो रही होती है, तो उनको उस बॉडी में अपने चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा वो उनके हाथ में नहीं होता। जो उनके जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं कि जो बहुत ही चिड़चिड़ापन होता है, लगता है बच्चों को भी लगता है कि मम्मी हमेशा गुस्से में है, वो उसको भी लगता है कि भाई अरे ये तो मेरी अब सुनते ही नहीं है, बट वो इसी कारण से होता है। और इसकी वजह से जो है हमारा जो है वजन भी बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, फर्टिलिटी जो है ऑब्वियसली कम हो जाती है। वो पेरीमीनोपॉज जिनकी मतलब मीनोपॉज की एज से बहुत जल्दी हो जाता है, कई बार 35 की उम्र में भी हो जाता है। क्या होता है, फर्टिलिटी ऑब्वियसली एग मेच्योर नहीं होंगे तो कमी होगा, हड्डियों के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी हमारा हार्मोन्स वो कम होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम बहुत तेजी से घटता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम फीमेल्स में मीनोपॉज एज में बहुत ज्यादा होती है। तो क्योंकि पहले से ही वो जो उनका स्टॉक होता है वो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कम हो जाता है ना। और अगर वो खुद भी अपने न्यूट्रिशन का नहीं ध्यान देती हैं तो फिर मीनोपॉजल एज में क्या होता है कि उनको लॉस ऑफ बोन की प्रॉब्लम होती है, हड्डियां बहुत ही खोखली सी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो जाता है, वजन जिसकी वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पेरीमीनोपॉज जो मैंने बताया कि एक वो कि जल्दी किसी को हो गया, वो एक टाइम होता है। तो जल्दी वो उसके सिम्टम्स आने जल्दी शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे कई लोगों को तो 1-2 साल पहले होता है, कई लोगों को बहुत जल्दी भी हो जाता है ना। तो वो 8-10 साल पहले से ही सिम्टम्स आने लग जाते हैं, और जो है फिर धीरे धीरे उनका जो ईस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है, तो उनको ये सिम्टम्स धीरे धीरे फिर प्रॉपर्ली बंद होने शुरू हो जाते हैं। और पोस्ट मीनोपॉज में जो उसके
पीरियड के उसके बाद की जो चेंजेस होते हैं, उसके कई बारी जो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग बंद हो जाती है, कई बारी चेंजेस कुछ और भी आते रहते हैं, तो उसको कहते हैं भी पोस्ट मीनोपॉजल ही उसका चल रहा है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम षटकर्मा कराएंगे सबसे पहले, तो उसमें हम जल नीति करा सकते हैं। आसन हम उनको कराएंगे तो उनकी बॉडी की टेंडेंसी को देख के आप कोई भी करा सकते हो, जो भी वो इजीली कर सके। सभी आसन अच्छे हैं ताकि उनकी बॉडी में स्ट्रेचिंग अच्छे से होगी, मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो उनकी कोई भी परेशानी है उनमें उनको लाभ मिलेगा। ताड़ासन है, वीरभद्रासन है, मार्जरी आसन है, और जो उनको पेल्विक एरिया के ऊपर इफेक्ट करे, तो उसकी वजह से जो उनको दर्द बहुत ही जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसमें भी आराम पड़ता है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन है, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स आजपायप और योग निद्रा। और इसमें सबसे जो ज्यादा प्रभावशाली है वो है मेडिटेशन, और जो हमारा है ध्यान। ध्यान का बहुत ही प्रभावशाली इनके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि उसमें कई बारी वो जो मेंटली जो बहुत डिस्टर्ब होती है, तो उससे जो उनका जो मूड स्विंग्स वगैरह है उनके ऊपर बहुत करता है। उनको प्रेरित करे कि भजन जरूर करे, और ताली बजा के, क्योंकि हमारी उंगलियों के आगे के कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जब ताली बजा बजा के हम करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क पे जो है प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे जो है सिस्टम के ऊपर भी और हमारे माइंड के ऊपर भी बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। पहले के जमाने में ना यही होता था कि भाई चलो अब तो बच्चों की शादी हो गई, अब तो आप राम नाम जपो, भगवान का नाम जपो, लेकिन इसके पीछे भी यही लॉजिक था बेसिकली। उसका मतलब ये नहीं था कि आप बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन ये भी एक जो ताली बजा के जब हम भगवान का भजन करते हैं, तो ये एक एक्यूप्रेशर का होता है, जिससे कि उसके माइंड के ऊपर, उसके हार्मोनल सिस्टम के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अब एक टाइम आता है हर फीमेल की लाइफ में, जो कि होता है जब वो एक जो है नए जीव को जन्म देती है। तो वो जो नया जीव जब उसके जिंदगी में आता है, कोख में आता है, तो वो जो टाइम पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसकी केयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड हम अपने मेडिकल लाइन में उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। एंटीनेटल ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी के टाइम का जो होता है, जब आपने कंसीव किया और कंसेप्शन मतलब डिलीवरी तक, कंसीव से जो डिलीवरी तक का टाइम पीरियड होता है वो एंटीनेटल केयर होता है। तो उसमें हमें उनको महिलाओं को जो माँ बनने वाली होती हैं, ये बहुत जरूरी होता है उनको बताना, और कि भाई उनको क्या करना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी सावधानियां हैं या जो भी अपने खान पान का, जो भी उनके लाइफस्टाइल के बारे में उनको बताना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो एक, जिससे कि हम एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे को हम पा सकें। तो इसमें उन दोनों की हेल्थ को लेकर हम ध्यान रखते हैं, और जितनी जल्दी इस केयर को हम स्टार्ट करते हैं तो उतना जल्दी अच्छा है। कई बार लोग सोचते हैं कि नई डिलीवरी के टाइम पे ही चलेंगे, अभी तो क्या जरूरत है कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी आप जाओगे, तो अगर उनको जो भी सावधानियां रखनी है, या कुछ भी अगर मान लो खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी ही डिटेक्ट हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगा। तो उन्हीं चीजों को बचाने के लिए कि माँ भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे, एंड टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, नॉर्मल डिलीवरी ही हो, कोई भी उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार का डेविएशन ना हो। अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है तो वो टाइम पे ही पता चल जाए, तो उसको स्पेशल अटेंशन दी जाए, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, जिससे कि हम जो भी चाइल्ड या मैटरनल बर्थ कुछ भी ना हो, उससे बचने के लिए। ठीक है ना? तो एंटीनेटल केयर जो होती है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऑब्वियसली आजकल तो हम उनकी बात करते हैं गांव देहातों में, जैसे दाई वगैरह के पास जाते थे, लेकिन आजकल भी गवर्नमेंट की तरफ से जो दाई वगैरह को उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि प्रॉपर, क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक जाने के लिए मतलब डॉक्टर्स हैं हर कोई, मतलब शहर में तो सोचता ही है, लेकिन हमें हर एक गांव, एक जिला, जहाँ पे भी हम पहुंच सके, एक एक मनुष्य तक, एक एक हमारे जो देश के नागरिक हैं वहां तक सोचना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपने ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम करते हैं। तो आजकल जो है दाई भी ट्रेंड होने लग गई हैं, आशा वर्कर्स हैं जिनका यही काम होता है कि हर घर में जाके पता करे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी तो नहीं है, कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, तो उनको सारी एजुकेशन, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो वहां पर ही बताते हैं। तो इंट्रापार्टम केयर होती है, फिर इंट्रापार्टम जो कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, ड्यूरिंग डिलीवरी, कि भाई उस समय क्या रखना है, कोई इन्फेक्शन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको कैसे डील कर सके। एंड देन द पोस्टनेटल केयर, जो कि जन्म के
डिलीवरी के जो है 6 वीक्स, मतलब लगभग लगभग जो हम 40 दिन का जो हम मान के चलते हैं वैसे तो वो हमारा ये रहे। तो जो उस टाइम पर भी, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद भी एक मदर को बहुत केयर की जरूरत होती है, उसको किस चीज का ध्यान रखना है, तो ताकि हम लोगों को एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी हमारे उसमें मिले। तो उनको काउंसलिंग करी जाती है, बताया जाता है दोनों को ही, फादर को भी मदर को भी, कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे, एक स्लाइड और मैं शेयर करती हूँ। तो प्रेगनेंसी बेसिकली क्या होता है कि प्रेगनेंसी एक्चुअली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है किसी भी एक स्त्री के, या एक फैमिली, या एक सोसाइटी, और हमारे देश के लिए भी एक्चुअली। अगर स्वस्थ माँ होगी तो जो हमारी नई जो जनरेशन है वो भी स्वस्थ होगी, और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम से इससे ही पता चलता है। क्योंकि अगर बच्चे जब जो हेल्दी होंगे तो हमारे सिस्टम, जो हेल्थ सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है ना, हर तरीके से। तो क्या क्या क्यों ध्यान रखना चाहिए कैंटीनेटल टाइम पीरियड पे स्पेशली, तो एक स्त्री के उसमें चेंजेस बहुत आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो भी चेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए जो हमेशा ध्यान करना चाहिए। ठीक है ना। तो बॉडी चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि एक जो जीव बन रहा है उसकी डिमांड है, वो उसकी डिमांड कहाँ से पूरी होंगी? ऑब्वियसली मदर से ही होंगी, मदर के न्यूट्रिशन से, मदर की बॉडी से ही उसको सब कुछ न्यूट्रिशन भी मिलेगा, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो मदर से ही मिलेगी। तो स्पेशली मदर के ब्लड से ही मिलेगी। अगर ऑलरेडी मदर वीक है, मदर अनेमिक है, उसी के अंदर ही खून की कमी है, तो बच्चा आप कैसे समझोगे कि क्या इफेक्ट आएगा? तो बच्चा भी वैसे ही होगा, उसके न्यूट्रिशन की पूरी ही नहीं होंगी तो बच्चा भी कमजोर, फिर माँ भी कमजोर, जो थोड़ी बहुत बच्चे से जाएंगी। तो क्या होगा? इससे हमारी कॉम्प्लिकेशंस दोनों को ही हो सकती हैं। तो डिलीवरी के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो इससे पहले ही, ड्यूरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, यू हैव टू बी टेक केयर। पहले ही दिन से जब आपको पता चल जाता है कि जो आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको ध्यान देना शुरू करना चाहिए। तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी भी डिमांड को हम देखते देखते करते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। ठीक है ना। तो ये हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि वजन शरीर का बढ़ता है, क्योंकि जब एक बेबी की डिमांड को पूरी करने के लिए अप्रोक्सीमेट कम से कम एक उसका जो है 10 किलो वजन बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी। ठीक है। अगर जो 10 किलो वजन किसी स्त्री का बढ़ता है तो हम ये मान के चलते हैं उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। कम या ज्यादा में फिर हम ध्यान रखते हैं। तो उसको बताया जाता है कि वजन बढ़ना भी बहुत जरूरी है। वजन नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब आपका बच्चा जो है कमजोर भी हो सकता है। तो अपने वजन का ध्यान रखना है, पर ये नहीं कि पहले ही महीने इतना वो बढ़ा लो, 10 महीने 10 किलो एक ही महीने में बढ़ा लोगे, बाद में नहीं। ऐसा नहीं होता, रेशो होता है उसका भी। पहले 3 महीने में जो है लगभग 1 किलो बढ़ना चाहिए, और बाकी के उसमें जो है 3 किलो, फिर लास्ट के उसमें जो है 3-3 किलो करके इस तरह से हमारा बढ़ना चाहिए। 2-2 किलो के हिसाब से 6 किलो। तो वो ये एक रेशो मेंटेन का हमें करना होता है कि 10 किलो पूरे उसमें, लेकिन फर्स्ट उसमें बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे जो होते हैं, ये हमें उनको सारी गाइडलाइंस देनी चाहिए। इंक्रीज इन द एब्डोमिनल साइज, ऑब्वियसली बच्चा जब बड़ा होता है तो यूट्रस बड़ा होता है, तो जिसकी वजह से पेट बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे बॉडी के पोस्चर में, है ना, हमारे बॉडी के जो हमारा हेल्थ है उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको करने के लिए हमें उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई कहीं पे परेशानी हो रही है तो हम उनकी मदद करेंगे। तो पोस्चरल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आपका पेट का साइज बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है हमारी बॉडी में, एक लाइन हम उसको करते हैं जो कि हमारे जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो हमारा शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बैलेंस बनाता है हमारे शरीर को, है ना। तो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि साइज बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है। उसको करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे देखा होगा ना, लॉर्डोसिस वाली, मतलब पेट निकाल के इस तरह से हाथ पे, कमर पे हाथ रख के यूं चलना शुरू हो जाती हैं। थोड़े से उनके जो है कंधे भी जो है इस तरह से वो चेंज होता है, प्रोट्रैक्शन टाइप हो जाते हैं, या उनके नीज में हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। क्यों? वो उस बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए। तो
बेंडिंग फॉरवर्ड ओवर द लार्ज यूट्रस, थोड़ा सा वो उनका जो है चलने के ढंग से बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस होते हैं। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना होता है कि जब आप योग की जो भी कराएंगे तो धीरे धीरे कि वो ध्यान रखे इस चीज का कि कहीं बॉडी के अंदर बाद में भी जो चेंजेस है उसको कहीं प्रॉब्लम ना करे। तो जैसे नॉर्मल हमारा शरीर में जो आप देख रहे होगे हमारे शरीर के अंदर जो नॉर्मल जो काइफोसिस और लॉर्डोसिस का जो हमारा वो जो कर्व्स होते हैं नॉर्मल है ये, है ना। लेकिन अगर ये कहीं पे ज्यादा ही होगा, इनका एंगल बढ़ जाएगा तो ये हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये हमारा पेल्विक एरिया देख रहे हो, पेल्विक के जो एंगल होता है ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, जो हमारे हिप बोन होती है ना, हमारा जो सिम्फाइसिस प्यूबिस और पीछे जो उसका जो सेक्रम से जो इसका जो एंगल बनता है वो इस तरह से होता है, नॉर्मल है ये। और ये बीच सेकंड पिक्चर में आप देखो बीच में जो लाइन है ना, ये हमारे पूरे बॉडी के वेट के बीच में से जा रही है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये नॉर्मल है कि इसमें हमारी जो बॉडी बिल्कुल बैलेंस होती है, हम इस तरह से खड़े होते हैं, तो ये हमारा बॉडी का सेंटर बनता है कि जिसमें है। लेकिन अगर इसका पेट ज्यादा निकलेगा तो ये हमारा सेंटर भी शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ, वो मेंटेन करने के लिए। और उसको भी कई बारी करने के लिए क्या होता है कि फीमेल ना थोड़ा सा अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज करना शुरू कर देती है, क्योंकि आदत नहीं होती ना, वो फिर अपने आप ही उसको मेंटेन करने के लिए चेंज कर लेती है। तो वहां पे क्या होता है कि वो थोड़ा सा आगे झुक के चलेगी, जो पेट निकाल के स्पेशली, है ना। और इस पे जो एंगल भी देखोगे, पेट बढ़ने की वजह से एंगल इसका चेंज हो गया है, तो पूरा उसकी स्पाइन के ऊपर इफेक्ट आता है। ये जो पूरा बॉडी का वेट होता है टांगों पे आ रहा है, तो उसकी जो मसल्स अगर वो खाएगी पिएगी नहीं, उसकी धीरे 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 जो मसल्स होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो यहाँ पर वो इसकी पीठ पे ये सारे जो है उसको प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। तो हमें इन सब चीजों को, उसको पोस्चर को, ये सब चीजें भी उसको बताई जाती है कि भाई उनको मेंटेन करें। तो एंटीनेटल केयर जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है फीमेल की केयर होती है, ताकि एक हमें एक आफ्टर द प्रेगनेंसी, मतलब आफ्टर द प्रेगनेंसी और द डिलीवरी एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी हमें मिले, और जो उसका कंसेप्शन में हमें कम से कम जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है ना। जितने जल्दी से जल्दी वो स्टार्ट कर ले अपने ये टाइम पीरियड को तो अच्छा है। इससे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे एंटीनेटल केयर से कि कोई भी अगर बच्चे को कोई भी अबनॉर्मलिटी है तो वो हमें जल्द से जल्द पता चल जाए, ठीक है। कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसका ट्रीटमेंट जल्दी ही कराएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर मदर को हम उनको भी बताते हैं कि मसल्स के उसमें कि भाई वो अपना थोड़ा सा जो है दिनचर्या को हो, उनकी मसल्स की प्रॉपर टोनिंग बनी रहे, स्ट्रेंथ हो, एंड्योरेंस हो। नहीं तो कई बारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो कुछ एंड टाइम पे जो है उनको सर्जरीज या कुछ और जो उनको बताना पड़ता है, तो वो प्रॉपर मसल्स अगर अपनी पूरी उनके अंदर जो है टोनिंग बनी रहेगी तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। तो हम उन सब चीजों के बारे में बताएंगे। और रिलैक्सेशन जरूरी है, क्योंकि जितना स्ट्रेस उसकी बॉडी के ऊपर आ रहा है उसको हम रिलैक्सेशन भी जरूर बताएंगे, और उसको पोस्टनेटल प्रोग्राम के बारे में भी उसको तैयारी शुरू कराएंगे। तो न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, बर्थिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें उसको हम काउंसलिंग भी देंगे, एजुकेशन भी देंगे। तो पूरी एक एंटीनेटल केयर टीम में ना काफी लोग होते हैं, एक मिडवाइफ्स जो हम आशा वर्कर या दाई की बात करते हैं, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, डाइटिशियन या जो भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट की जगह हम यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपने योग अभ्यासों की बात करेंगे। हम अपनी आसनों से, अपने प्राणायाम के माध्यम से हम उनके ऊपर बहुत ही प्रभाव डालेंगे। फिर द जेनेटिक काउंसलर ऑल्सो, क्योंकि कोई भी जेनेटिक बीमारी भी ना हो। तो फिजियोथेरेपी तो यहाँ पर है, लेकिन हम योग के ही उससे बात करेंगे। तो हम आसनों के माध्यम से भी, जो भी हमारे अभ्यास हैं, सूक्ष्म है, उनसे भी अगर कोई उनकी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है तो हम उससे वो बचा सके और उसको ट्रीट कर सके। उसको बताएंगे कि आहार विहार और दिनचर्या को कैसे वो सुधार सकती है, अपने पोस्चर को, या कोई भी एर्गोनॉमिक एडवाइस हम उसको देंगे। लेबर के लिए उसको तैयार करने के लिए हम ऐसे ऐसे अभ्यास बताएंगे जिससे कि अच्छा रहे। गर्भ संस्कार के प्रोग्राम्स भी आजकल आप देख रहे हो बहुत चल रहे हैं, जिससे कि माता जो है बहुत ही अच्छे से उनको अटेंड करती है, जिसमें कि पूरा पैकेज होता है, आसन, प्राणायाम, और फिर हम उस पे जो भी स्वाध्याय की भी जो बात करते हैं। तो टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो रिलैक्सेशन की टेक्निक्स है, और ऑप्टिमल फिजिकल फिटनेस,
वो हम बताएंगे। अगर उनको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम उसी के आधार पर हम उनका ट्रीटमेंट भी देंगे। अगर किसी को बैक या पेल्विक गर्डल में बहुत पेन होता है, जैसे कि पिछले की पीछे की तरफ रहा होता है, तो उसको कैसे रोका जाए, उसके पोस्चर के ऊपर ध्यान करेंगे। हम उन आसनों का अभ्यास बताएंगे जिससे कि वो अपने अभ्यासों में उसको करे, और अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान दे और उसको आराम भी मिले। आराम के लिए उसको हम थोड़ा मसाज या हॉट पैक्स वगैरह या टेंस जैसी हम अभ्यास बता सकते हैं। तो यहाँ पे तो फिजियोथेरेपिक टाइप के जो पिक्चर्स में है, परंतु हम अपने योग के ही अभ्यासों, क्योंकि योगा थेरेपी है, हम उन्हीं को ही महत्वता देंगे। हम उनके बारे में अच्छे से जानकारी लेकर ही उनको तब सारा का सारा प्रैक्टिस कराएंगे। सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन हो जाता है कई बार, ये कुछ मेडिकल होती है, लेकिन ये डॉक्टर के डायग्नोस के बाद ही हम इनको जो है आप उसको एडवाइस करोगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कई लोगों को सैक्रोइलियक जॉइंट जो हमारा मतलब जो पीछे से जो हमारा जॉइंट जो होता है, तो उसमें हम उनको एडवाइस करेंगे, बेल्ट वगैरह की मदद ले लेंगे। लेकिन वो उसी तरह से ये, और फिर जैसे ये इन्होंने देखो पैर ऊपर करा के जैसे स्टूल के ऊपर कराया है ना, और ये उसमें कर रहे हैं ट्विस्टिंग वाला। लेकिन ट्विस्टिंग वाला वो देखना होता है कि कौन से स्टेज पे आप कौन सा करा सकते हो, तो वो लिमिटेशंस को हम हमेशा ध्यान में रख के करेंगे। सिम्फाइसिस प्यूबिस जो आगे की हमारा जो ये बोन का जॉइंट होता है, कई बार वहां पर भी जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उसके बारे में भी जो है अभ्यास कराएंगे। आइस पैक वगैरह का दे सकते हैं या कुछ बेल्ट वगैरह का सपोर्ट देकर भी। ये टेल बोन के ऊपर जब इनको जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम जैसे ये कुशन सीट होती है, जो टायर सा है, ऐसी सीट आती है जिसपे कि गड्ढा होता है बीच में, इससे बाकी टेल बोन जो है बिल्कुल नीचे सीट पे नहीं लगती है, क्योंकि वहां पे बहुत पेन होता है। तो इस टायर की वजह से वो टेलबोन उठी रहती है और उनको फिर बैठने में दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे ही हम जो है अभ्यासों का उनको बताएंगे। और जितने भी आसन है हम देख के, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर में पहले 3 ट्राइमेस्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से हम उनको अलग अलग जो है जो भी एक्टिविटीज होती है उनके बारे में बताएंगे कि कौन सा षटकर्मा या कौन सा आसन कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसके बारे में भी हम उसके हिसाब से करेंगे कि वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो उस हिसाब से हम जैसे उत्तान पादासन है या हम अर्धहलासन है, वो डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे सहजता के साथ कराओगे। और उनको नींद ना आने की और स्ट्रेस और एंजाइटी भी कई बारी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कई बारी बहुत होती है, तो उसको करने के लिए हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है, मेडिटेशन, हम उनको अवश्य कराएंगे। और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं हमारे इसमें, जैसे हम मलासन है या भद्रासन है, इसका हम अभ्यास कराते हैं, जिससे कि उनकी जो पेल्विक एरिया की जो स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है और वो जो लेबर के लिए उनका जो है शरीर तैयार होता है। तो इम्प्रूव कोर स्टेबिलिटी एंड द पेल्विक स्टोर मसल्स, जो हम अपने पेल्विक एरिया के जितने भी अभ्यास करा सकते हैं वो हम इजीली कराएंगे, ताकि उनकी स्ट्रेंथनिंग पड़ी रहे। साथ ही साथ उनका जो रेगुलर जो डॉक्टर रिवाइज करते हैं, जैसे कि उस समय क्या होता है, बीपी शुगर की जो प्रॉब्लम हो जाती है, जो किस तरह से है, वो जरूर हमें उनको देखना होता है। तो उनका जो ग्लूकोज का वो देखना चाहिए कि उनको शुगर तो नहीं होती है, या हाइपरटेंशन या कुछ भी इनको दिल के रोग है, या हड्डियों की जैसे पहले से ही खोखले हैं तो अगर और ज्यादा होंगी तो उनको कैल्शियम की, हाइपरटेंशन की, ये सब हम उनको देखेंगे। उनके पोस्चर को मेंटेन करेंगे, उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ है, इन सब का ध्यान रखेंगे। और अगर वजन उनका या तो कम है तो उस वो भी हमारे लिए एक खतरे की घंटी होता है, क्योंकि कम वजन का मतलब जो होता है कि बच्चे का भी जो वजन कम हो सकता है, उसको ध्यान हम देंगे कि भाई बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। हम उस चीज को भी हमें उनको बार बार ध्यान रखना रहता है कि रेगुलर वो अपना चेकअप जरूर कराएं, ताकि पता चलता रहे कि उनका जो है कितना जो है मेंटेन है कि नहीं है। ठीक है। और इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ द वेलबींग, उनको हमेशा ही अच्छे जो है जो काउंसलिंग कराएंगे, अच्छी बातें करेंगे, ताकि उनको बहुत एक अच्छी ही ये ना हो कि इतना बोल के उसको टेंशन में क्रिएट कर दो, हमें वो भी नहीं करता है। कि बिल्कुल ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सभी करते हैं, इसको एंजॉय करना चाहिए, खुशी खुशी वो करना चाहिए, ताकि वो उस टाइम पीरियड को भी अपने बच्चे के साथ, जब बच्चा बाहर भी आएगा तो उसको एंजॉय कर सके। तो हम सब डाटाज को ध्यान में रखते हैं। जब पोस्टनेटल मतलब आफ्टर द डिलीवरी, तो उस टाइम पर भी उसको एक रिटर्न आना होता है एक फेज से, तो उसमें हम
भी उसको बताते हैं कि ये नहीं कि डिलीवरी हो गई तो उसको करना है वापस, क्योंकि उसकी मसल्स, जैसे पेट बड़ा हो गया था, यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट इज ऑल्सो ए मसल, तो उनकी टोनिंग के लिए, उनकी वापस करने के लिए भी हमें उनको डिपेंड करता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आफ्टर 40 डेज आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई किसी को सिजेरियन हुआ है तो 3 महीने, नहीं तो आप उसको 3 महीने बाद सूक्ष्म, नहीं तो 6 महीने के बाद एटलीस्ट उसको हम रेगुलर जो एक्सरसाइज, जो भी हमारे आसन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, वो हम उनको बताना शुरू करेंगे। उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ वापस है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको भी बताएंगे, और जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह है, या बच्चे का कैसे रख रखाव करना है, वो चीजें भी हम उनको बताएंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम उनको प्रेरित करेंगे कि वो शुरू से ही जो है किसी ना किसी अभ्यास में जरूर जुड़े रहे, जैसे कि इसमें दिखाया है पैरों की जो एक्टिव मूवमेंट होनी चाहिए। तो जैसे हमारे में जो है उत्तान पादासन है, या हमारा जो पवन मुक्तासन की सीरीज है, लेकिन जब लेटर स्टेज में पैरों को अपने पेट के ऊपर दबाव नहीं देना है, उन सब चीजों का भी ध्यान है। अर्धहलासन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बहुत उनको करनी है, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज भी जो है, मार्जरी आसन है, जैसे इसमें देखिए अर्धहलासन है, उत्तान पादासन है, इसमें एक पैर को फोल्ड करा के करते हैं तो हमारे पेट के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है ना। एक पैर को फोल्ड कराकर फिर एक पैर को सीधा रख के हम इस तरह से अभ्यास कराएंगे। तो इस तरह के अभ्यासों से जो है एक हम टाइम पीरियड उनका जो है अच्छे से कर सकते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।